सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9 की पूरक पुस्तक संचयन में संकलित प्रथम पाठ गिल्लू, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं, का अध्ययन कराऊंगी। इस पाठ का हम 2 भागों में अध्ययन करेंगे। पाठ आरंभ करने से पहले आइए लेखिका के विषय में जान लें। आधुनिक मीरा श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म होली के दिन 24 मार्च सन 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में हुआ था। सरकार ने उन्हें 1956 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। यद्यपि महादेवी वर्मा कवयित्री के रूप में लोकप्रिय हैं, परंतु वे एक लोकप्रिय गद्य लेखिका भी हैं। हिंदी जगत की यह लेखिका 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को चिरनिद्रा में लीन हो गई। पाठ पृष्ठभूमि। प्रस्तुत पाठ गिल्लू महादेवी वर्मा के संस्मरण मेरा परिवार से लिया गया है। इस पाठ के माध्यम से लेखिका का जंतु प्रेम स्पष्ट दिखाई देता है। लेखिका का मानना है कि जंतुओं को स्वतंत्र रखकर तथा आत्मीयता देकर हम इनका स्वाभाविक विकास होने में मदद कर सकते हैं, जैसा गिल्लू के संदर्भ में लेखिका ने किया। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। सोन जूही का एक प्रकार जो पीला होता है। जूही के पौधे में लेखिका को एक पीले रंग की कली दिखाई दी। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। अनायास अचानक इस कली को देखकर अचानक ही उन्हें नन्हे जीव की याद आ गई, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। सघन घनी हरितिमा हरियाली, जो जूही के पौधे की घनी हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था, और लेखिका के उस पौधे के समीप पहुंचते ही उनके कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। जब वह नन्हा जीव मेरे समीप था, तब मुझे जूही के पौधे में कली की खोज रहती थी, परंतु आज मैं उस नन्हे जीव को खोज रही हूँ। परंतु वह जो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, लेकिन वह नन्हा जीव जो मृत हो चुका था, उसका शरीर भी मिट्टी में बदलकर जूही के पौधे की जड़ की मिट्टी में मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। लेखिका का मानना है कि वह नन्हा जीव कली के रूप में जन्म लेकर मुझे आश्चर्यचकित करने आ गया है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुआवल चुपके से छूकर छुप जाना और फिर छूना जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभुसुंड भी विचित्र पक्षी है। एक साथ समादरित, विशेष आदर, अनादरित आदर का अभाव, अति सम्मानित, अति अवमानित। कौए का हमारे समाज में विचित्र स्थान है। कभी यह विशेष आदर पाने योग्य हो जाता है, कभी इनके लिए आदर का अभाव हो जाता है, कभी अधिक सम्मान योग्य और कभी इन्हें तिरस्कार के योग्य माना जाता है। हमारे बेचारे पुरखे पूर्वज न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण प्रकट होना पड़ता है।
हिंदू मान्यता के अनुसार पितरों को पितरपक्ष श्राद्धों के समय में हमसे भोजन आदि प्राप्त करने के लिए कौवे के रूप में ही आना पड़ता है। यहाँ समादरित दृष्टिकोण दिखाई देता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश कटु स्वर में ही देना पड़ता है। हमारे घरों में अतिथि आगमन के आने का मधुर संदेश भी हमें इन्हीं के कानों को ना भाने वाले स्वर में ही मिलता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काम करने को अपमान के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। कौवे की गतिविधियां को देखकर जो कौवे के बारे में लेखिका सोच रही थी, उसमें अचानक ही व्यवधान आ गया, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि नजर रुक गई, क्योंकि गमले और दीवार के बीच के स्थान में एक छोटे से जीव पर मेरी नजर पड़ गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं अर्थात, और कौवे उसे अपने भोजन के रूप में देख रहे हैं। काकद्वय दो कौवे की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। लघु प्राण छोटे जंतु की मृत्यु के लिए पर्याप्त थे। अतः वह निश्चेष्ट सा बेहोश गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह लघु जीव बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से धीरे से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन दवा का एक प्रकार जो घावों को भरने के काम आता है का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गईं। लेखिका ने उस लघु प्राण को बचाने के लिए एक पतली सी बत्ती दूध में भिगोकर उसके मुंह पर लगाई ताकि उसका पेट भरा जा सके, किंतु वह इतना छोटा था कि उसका मुंह न खुल सका और दूध की बूंदें उसके दोनों ओर गिर गईं। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त निश्चिंत हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। लेखिका के किए गए प्रयास के बाद तीसरे दिन वह निश्चिंत हो गया और उसने उनकी उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़ ली और अपने कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध चिकने रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित आश्चर्यचकित करने
लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। जातिवाचक संज्ञा, जिससे जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ गिलहरी चूंकि जाति का बोध कराती है, इसलिए उसको लेखिका ने व्यक्तिवाचक रूप दे दिया और उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। जो हल्की डलिया थी जिसमें रुई बिछाकर उसे खिड़की के पास तार से लटका दिया गया था, 2 वर्ष तक गिल्लू का घर वही रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूला झूलता और अपनी कांच के मन के मोती सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। अर्थात जब गिल्लू का मन आता तब वह अपने घर में झूला झूलता और अपनी मोती जैसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर अनेक प्रकार की चीजें देखता और उन्हें समझने का प्रयास करता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। अर्थात गिल्लू सदैव यह चाहता था कि लेखिका का ध्यान उसकी ओर सदैव आकर्षित रहे, लेकिन जब भी लेखिका लिखने बैठती थी तो गिल्लू को लगता था कि वह उस पर ध्यान नहीं दे रही, इसलिए उसकी इच्छा होती थी कि जल्दी से वो उनका ध्यान अपनी ओर खींचे। इसके लिए उसने एक उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती, जब गिल्लू बार बार पर्दे पर चढ़ता और उतरता तो लेखिका उसे पकड़कर एक लिफाफे में इस प्रकार बंद कर देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात मतलब छोटा सा शरीर लिफाफे के भीतर बंद हो जाता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। इस अद्भुत स्थिति में भी वह चुपचाप नहीं रहता, बल्कि एक दीवार के सहारे खड़ा रहकर अपनी चंचल आंखों से लेखिका का कार्यकलाप देखा करता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। अर्थात जब गिल्लू को भूख लगती तो वो चिक चिक का स्वर करके लेखिका को बताता कि उसे भूख लगी है, और जब लेखिका उसे काजू या बिस्किट दे देती थी तो वह लिफाफे से बाहर वाले अपने दोनों पंजों से उसे पकड़ता और कुतरता। उम्मीद करती हूँ पढ़ाई गई कहानी का अंश आपको भली भांति समझ आ गया होगा। कहानी के शेष भाग का अध्ययन हम
अगले वादन में करेंगे। धन्यवाद।